नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर करते हैं डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको भी करनी है डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाना है, सर्च बार में @PR पब्लिकेशन सर्च मारना है। जैसे ही आप चैनल से जुड़ेंगे वहाँ पर मिलता है आपको ढेर सारा यूपीएससी से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट। इसमें आपके डेली के हिंदू का एनालिसिस, पॉलिटी के लेक्चर्स और बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को इन्हांस करेगा। और वहाँ पर मिलता है आपको डेली के बेसिस पे क्वेश्चन जिसका वीडियो एनालिसिस आपको डेली के बेसिस पे मिलता है 7:30 से 8 बजे के बीच में हमारे यूट्यूब चैनल पे, और या इधर लाइव स्ट्रीम की जाती है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहता है, मेनली हम लोग क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अल्टरनेट डेज पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं और एक दिन रहता है करंट बेस का। मीन्स आज करंट अफेयर का बेस का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट डे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। इससे आपकी प्रिपरेशन टोटली कंप्लीट हो जाती है, होलिस्टिक हो जाती है। कंप्लीट यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिंपली आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए और चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको भी करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे तो हमारे कुछ पेड कोर्सेस आप अवेल कर सकते हैं। इसमें जो हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स है वो है हमारा 499 रुपीज़ वाला प्लान। सर एंड मैम, ये प्लान ईयरली बेसिस पे है, मंथली बेसिस का प्लान नहीं है। मीन्स आप जिस दिन से इस प्लान को अवेल करेंगे उसी दिन से आपकी डेट्स पे, मीन्स आज अवेल किया है तो नेक्स्ट ईयर तक इसी दिन तक ये सर्विस अवेल आपको रहेगी। इसमें आप डेली के हिंदू के नोट्स, एनसीईआरटी 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स, फोन गाइडेंस, ऑप्शनल नोट्स, मेनली आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाती हैं आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक। मीन्स पेयर पब्लिकेशन आपके साथ बना रहता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। आप हमारे नोट्स हैं, जितने सारी चीज़ें हमने बना रखी हैं, ये किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी आपसे ले सकते हैं, उसके साथ मैच कर सकते हैं, या कोई आपके फ्रेंड कर रहा है उसके साथ मैच कीजिए। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। डायरेक्टली आप बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो रेक्टिफाई कर सकते हैं हमारे साथ, डायरेक्टली हमें फ़ोन करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी जो ऑप्शंस है वो कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको नहीं देता है। आप हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए किसी टाइम पर भी और अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कीजिए। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो आपकी मर्जी है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ और पेड कोर्सेज हैं जो 499 रुपये है, जिसमें हम लोग MCQ देते हैं आपको। प्रीलिम्स का टोटल टेस्ट सीरीज देते हैं 499 रुपीज़ की, जिसमें 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी विथ एक्सप्लेनेशन। सर एंड मैम, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं दिए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी आता था। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, CSET के क्वेश्चंस होंगे, मेंस के क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स भी आपको बहुत कुछ मिलता है सिर्फ 499 रुपीज़ में। वो लाइफ टाइम आपका एक सर्विस रहेगी जो से आप अवेल कर सकते हैं। और दिए गए नंबर पर ही आपने कॉल करना है जो स्क्रीन में आपके फ्लैश हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह से लेक्चर जाने वाला है, सबसे पहले बेसिक आपको डिटेल देता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन लेक्चर को है मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा रहता है आज का एनालिसिस, मीन्स क्वेश्चन को किस तरह से ब्रेक करना है, किस तरह से आपकी अप्रोच रहेगी, कीवर्ड कौन से हैं, किस तरह की हेडिंग्स क्वेश्चन में बननी चाहिए, डायरेक्टली कीवर्ड्स है या नहीं है क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ें हमारे पहले पार्ट में रहेंगी। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वाले पार्ट को जरूर देखें। जो सेकेंड वाला जो पार्ट है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पेड यूजर्स हैं डेली के बेसिस पे, गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने लोग डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। तो ये है हमारा यूपीएससी पेड ग्रुप। ये यूपीएससी ग्रुप डेली के बेसिस पे आप देख सकते हैं, डेली के साथ 30 है और ऊपर 30 अक्टूबर आपको दिख रहा होगा। इतने सारे लोग डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं। उसके अलावा हर किसी को देखिए वॉइस नोट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उनके आंसर को एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से उनके आंसर में गलतियाँ हैं, किस तरह से आंसर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए सारे के बेसिस पे इतने सारे लोग आंसर करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं घर बैठे। ये सर्विसेज सिर्फ 499 रुपीज़ वाला प्लान है। तो जल्दी से जल्दी इन सर्विसेज को अवेल कीजिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि हमारा जो मोटिव है यहाँ पर, हम लोग एज ए बिजनेस नहीं आए, हम लोग यहाँ पर उन लोगों की ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। उनके ड्रीम्स को देखिए, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनके ड्रीम्स हैं कि फ्यूचर में वो IAS बने। तो उनके बीच में इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो नहीं आनी चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए। हम लोग उन्हीं के लिए ये काम कर रहे हैं। मीन्स हर सेक्शन जो वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो भी आगे आए और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करे PR पब्लिकेशन के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को।
क्या रहने वाला है लेक्चर में। जो फर्स्ट पार्ट है इसको ज़रूर देखिए अगर आप इस मोटिव के साथ आए हैं कि हमें यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आपको एक दिन में आपको सिग्नेचर मीन्स आज आपने इस वीडियो लेक्चर को देख लिया तो आप समझिए कि आज ही के दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, आज देख लिया सब जान लिया। इस तरह से यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। डेली के बेसिस पर आपको लिखना होता है और धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होता है। सडन इंप्रूवमेंट आपको कहीं भी देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन दो ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं सरन मैम, नहीं तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। राइट, तो यहाँ पर आपको पेशेंस प्लस आपको डेली के बेसिस पे हार्ड वर्क, डेली के बेसिस पे सेम रूटीन फॉलो करना पड़ता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें रखिए। तो दो चीज़ें आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए यूपीएससी का एस्पिरेंट बनने के लिए, आपका डिसिप्लिन और पैशन। राइट, पेशेंस, सॉरी पेशेंस नहीं, पैशन। राइट, पेशेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। दो क्वालिटीज़ है, डिसिप्लिन और पेशेंस। तो अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली यूपीएससी आईएएस को क्लियर, यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सब आज है 30 अक्टूबर 2020 यूपीएससी मेंस क्वेश्चन का प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन आपको दिया गया था पीआर पब्लिकेशन के चैनल पे जो टेलीग्राम ऐप में है, तो उसके वहाँ पर आपको डेली के बेसिस पे जो क्वेश्चन मिलता है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा करंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हमारा यूपीएससी, अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कल रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगी। मीन्स देखिए हॉलिस्टिक पढ़ाई होती है आपकी यहाँ पर दोनों की। यूपीएससी मेंस में आपके करंट को भी इंक्लूड किया जाता है प्लस आपके प्रीवियस, ताकि बाई दिसंबर बाई जनवरी आपकी पूरी कंप्लीट यूपीएससी मेंस की प्रैक्टिस हो जाए और एक अच्छा आंसर आप लिख लें। राइट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखिए आगे को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इशूज रिलेटेड टू द स्टेबल बर्निंग, मेंशन हाउ एन इफेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग कैन कन्वर्ट क्राइसिस ऑफ स्टेबल बर्निंग इनटू अपॉर्चुनिटी। राइट, ये आपके सामने प्रश्न आता है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हमसे हिंदी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं तो उनके लिए प्रश्न क्या बनता है, स्टेबल बर्निंग से संबंधित मुद्दों की पहचान करें। इस बात पर ध्यान दें कि एक प्रभावी नीति नियोजन किस तरह किससे मल के जलने के संकट को अवसर में बदल सकता है। राइट, मीन्स एक जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है स्टेबल बर्निंग का, उसको एक अपॉर्चुनिटी में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में टोटल बात की गई है प्रश्न में, क्वेश्चन में। तो चलिए सबसे पहली बात है, हम एक अगर आप पीआर पब्लिकेशन के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हम एक स्टेप फॉलो करते हैं, एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं कभी आंसर लिखने के तरीके में। तो सबसे पहले जो स्टेप रहता है हमारा वो होता है वर्ड लिमिट को छांटना, उसको हाईलाइट करना। जितने भी वर्ड लिमिट के क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो ऑलवेज एक हैबिट में लाइए। राइट, क्योंकि यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग अबाउट द आपको वर्ड लिमिट में स्टिक रहना पड़ेगा। पहले वर्ड लिमिट, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट होता है। राइट, अगर आपके पास दो टाइप की वर्ड लिमिट्स आती हैं यहाँ पर, एक होती है 150 वाली वर्ड लिमिट, एक होती है 250 वर्ड वाली वर्ड लिमिट्स। राइट, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आज हमारा है 250 वर्ड्स वाला है। तो 250 वर्ड के अंदर कितना लिखना पड़ता है, 2.5 पेज, 2.5 पेज से 3 पेज के अंतर में आपने आंसर को लिखना पड़ता है। तो पहला स्टेप जैसे ही कंप्लीट होता है, वर्ड लिमिट को आपने क्वेश्चन में हाईलाइट करिए। हिंदी माध्यम के लिए कहें तो आपको ये शब्द लिखने पड़ेंगे, 250 शब्दों में जो आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है, उसको क्या कर दीजिए, गोला कर दीजिए। यह हैबिट में ले आइए अपने। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें मेमोराइज रहती, माइंड में रहती है कि आपको सिर्फ इस वर्ड स्टिक रहना है कि 250 वर्ड 250 वर्ड जो से या 250 वर्ड से आगे एक्सीड नहीं होना है। राइट, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो वो है हमारा कीवर्ड को निकालना। इसमें से कीवर्ड को किस तरह से छांटा जाता है, क्वेश्चन में से किस तरह से आंसर रीड करने के बाद उसमें से पॉप आउट होता है कीवर्ड। आइडेंटिफाई द इशूज़ रिलेटेड विद स्टेबल बर्निंग। अगर मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, तो मेरे सामने क्या आता है, स्टेबल बर्निंग। तो क्या है आपका कीवर्ड, बहुत स्ट्रेट और फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्ट्रेट, कोई ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ बताने को था नहीं। तो क्या है हमारा जो आज का कीवर्ड है, वो सेकंड जो प्रोसीजर है स्टेप का, वो है हमारा स्टेबल बर्निंग। तो आपको वर्ड लिमिट भी मिल गई और सेकंड आपको क्या मिल गया, स्टेबल बर्निंग का कीवर्ड भी मिल गया। राइट, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला आता है आइडेंटिफाई द, आप बारी आती है जैसे ही कीवर्ड आपको मिला उसके बाद आती है आपकी बारी हेडिंग्स की। तो थर्ड हेडिंग क्या बनेगी यहाँ पर, आइडेंटिफाई द इशूज़ रिलेटेड टू स्टेबल बर्निंग। अगर मैं पहला वाला पार्ट पढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर से दो चीज़ें देखने को मिलती हैं।
राइट। देखिए मैं ऑलवेज़ आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ऑलवेज़ एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया जाता है या किसी चीज़ के बारे में डिस्कस की जाती है। तो ऑलवेज़ अपने आप को एक IAS ऑफिसर की तरह देखें और उसी तरह से आंसर देने की कोशिश करें। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है कि एक IAS किस तरह से सोचता है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के IAS होते तो आप किस तरह से सोचते हैं, राइट। तो यही चीज़ें आपने डेवलप करनी है। तो मेरे अंदर अगर मेरे जहन में कोई प्रश्न आया या किसी एरिया में मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ या आप किसी एरिया में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो आप क्या है, आपके एरिया में बहुत सारा स्टेबल बर्निंग हो रही है, राइट। तो आप कहेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन में आएगा कि इसके रीजंस क्या है, स्टेबल बर्निंग क्यों हो रही है, राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका कीवर्ड आपको मिल चुका है। फिर सेकंड हेडिंग क्या मिल गई मेरे को कि रीजंस क्या है कि स्टेबल बर्निंग का क्यों करी जा रही है, क्यों ये पराल क्यों जलाई जा रही है, राइट। इस चीज़ को दिया है मेरे ध्यान में आएगी। तो पहला सेकंड हेडिंग क्या बन जाएगी हमारी, एक रीजंस बिहाइंड द स्टेबल बर्निंग, राइट। उसके बाद आता है थर्ड, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आइडेंटिफाई द इशूज़, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया है। तो आप क्या लिखेंगे, एक आपकी हेडिंग क्या बनेंगे, इशूज़ रिलेटेड विद स्टेबल बर्निंग, राइट। ये तीन हेडिंग्स हमारे को डायरेक्टली क्वेश्चन में से स्टार्टिंग पार्ट में से ही मिल गई। अब मैं क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट पढ़ता हूं वो क्वेश्चन के पूरे सेकंड पार्ट को भी बना देता है। मेंशन हाउ एन इफेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग कैन कन्वर्ट क्राइसिस ऑफ स्टेबल बर्निंग इनटू अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर मेरी हेडिंग क्या बन गई, कन्वर्जन ऑफ क्राइसिस ऑफ स्टेबल बर्निंग इनटू अपॉर्चुनिटी। ये हेडिंग बन गई, डायरेक्टली मेरे पास आ गई। तो मेरे पास 3 से 4 हेडिंग बन गई, तो क्वेश्चन 250 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। मीन्स ये सॉल्यूशन है आपके, और उसके बाद कंक्लूजन के साथ आप क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भारत का हर एक बच्चा जो अपने ड्रीम्स को देख सकता है, UPSC बनने की कामना करता है, उसके सामने इकोनॉमिक जो पैसे की कमी कभी नहीं आए और अपने ड्रीम्स को पूरा करे वो घर बैठे। UPSC की प्रिपरेशन हमारे साथ कीजिए, PR पब्लिकेशन। तो गाइस सिर्फ आपने क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। जहां आप टेलीग्राम ऐप से जुड़े हुए हैं, किसी व्हाट्सएप स्टेटस में आप लगा सकते हैं, बहुत कुछ है इस चीज़ में, क्योंकि हर एक बच्चे को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत हम फ्री ऑफ कॉस्ट UPSC मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको सिंपली इतना ही करना है, राइट। क्योंकि ओवरऑल आप IAS बनने के बाद भी सोसाइटी के लिए ही काम कीजिए, करेंगे। तो देखिए एक प्रश्न है, इसका आंसर हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस तरह का आंसर होना चाहिए, उसको टोटली डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस 2-3 दिनों में थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण मैं आपको वीडियो एनालिसिस ही दे पा रहा हूं। जैसे ही मैं अपने स्टूडियो पहुंचेंगे उसके बाद मैं डेली के बेसिस पे आपका लाइव स्ट्रीम जैसा होता है 7:30 से 8 बजे के बीच में आपकी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यूस होती है डेली के, तो हम लोग उसी को चालू कर देंगे जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होता हूँ। तब तक आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मुझे आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन रखिए। उसके बाद हम लोग 7:30 से 8:30 के बीच में डेली के बेसिस पे लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो आंसर बनता है, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, वर्ड लिमिट को छाट दिया, वो है 250 वर्ड। तो आपको लिखने कितने हैं, 2.5 पेज टू 3 पेजेस आपको लिखना है। 2.5 पेजेस से 3 पन्ना आपने लिखना होगा, राइट। आपने फिक्स कर लिया, आपने माइंड में रख लिया कि हाँ 2.5 पेजेस से 3 पेजेस। उसके बाद आता है हमारा इंट्रो पार्ट आएगा, राइट। इंट्रो में क्या लिखना है, अब इंट्रो में क्या लिखते हैं, ऑलवेज हम लोग कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने कीवर्ड छांट लिया था, राइट। तो गाइस हमने अगर क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें कीवर्ड क्या आया हमारे सामने, स्टेबल बर्निंग। आइडेंटिफाई द इशू रिलेटेड टू स्टेबल बर्निंग, और पूरा क्वेश्चन भी पढ़े तो कीवर्ड हमारा क्या निकल के आया था, स्टेबल बर्निंग। तो क्या करेंगे आप, आपके पास हेडिंग लिखने के क्या होते हैं, कभी भी इंट्रो पार्ट लिखते हैं तो 2 तरीके होते हैं आपके, राइट। एक तरीका होता है हमारा डाटा लिखने का तरीका, जिसमें आप डाटा देते हैं कि स्टेबल बर्निंग ये चीज़ है और वो चीज़ें हैं। सेकेंड है हमारा, हम लोग लिखते हैं, एक तो लिखते हैं हम लोग डाटा, दूसरा लिखते हैं डेफिनेशन, राइट। और एक लिखते हैं कंबाइंड डेफिनेशन प्लस डाटा। अब धीरे धीरे जैसे देखिए गाइस, अभी आप सिर्फ डेफिनेशन पे दीजिए अभी ध्यान, अभी आपने डाटा पे भी ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे, जो पुराने यूजर्स हैं उन्हें पता है कि किस तरह से कहाँ पर डाटा यूज करना है, कहाँ पर डेफिनेशन यूज करनी है और कहाँ पर कंबाइंड चीज़ें यूज करनी है, क्योंकि आपको डेली के बेसिस पे सीखने को मिलता है। डेली के बेसिस पे आप आंसर राइटिंग करेंगे तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, कौन सा इसमें से बेटर है, कौन सा बेस्ट हो सकता है, राइट। अभी फिलहाल जो भी नए यूजर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं तो ऑलवेज अभी किसका यूज करें इस्तेमाल, डेफिनेशन का इस्तेमाल करें, राइट। तो जितने भी नए यूजर्स हैं, पुराने यूजर्स के लिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको आज का जो क्वेश्चन था, जो कीवर्ड है उसके हिसाब से आपको क्या लिखना था। सबसे पहले आपने क्या करना था, स्टेबल बर्निंग क्या होती है इसको डिफाइन कर देना था। सबसे परफेक्ट है, ये बेस्ट हो सकता है, राइट। इसमें थोड़ा सा आप डाटा कह सकते हैं कि स्टेबल बर्निंग से हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप किसी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स दे सकते हैं कि उससे क्या हो रहा है। तो अगर आपने इतना कुछ थोड़ा सा भी इतना दे देते तो आपका थोड़ा सा आंसर और बेटर हो जाता। मगर आपने डेफिनेशन भी दे रखी है तो इट्स गुड,
डेफिनेशन जिसने डेफिनेशन लिख रखी है वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट थोड़ा सा वही कह देना कि अपने आंसर में थोड़ा सा और चार चांद लगाने वाली बात होती है। अगर थोड़ा सा आपने किसी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की अगर रिपोर्ट आप डाल देते, राइट, तो इसका आंसर आपका इंट्रो पार्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। आपने अपना डेफिनेशन लिख रखी है, इज़ गुड, बढ़िया। तो इंट्रोडक्टरी आपका पार्ट यहाँ पर खत्म कंप्लीट होता है, थोड़ा सा डाटा और डेफिनेशन के साथ। मेनली आपने बहुत लोगों ने, मैंने पढ़े अपने पेड यूजर्स की कॉपीज़, तो उन्होंने डेफिनेशन को ही इंक्लूड कर रखा है, तो बढ़िया है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका डेफिनेशन से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि जिसने डाटा नहीं लिख रखा उसके मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में बेसिकली आपने यहाँ पर डेफिनेशन ही लिखनी थी, और जो थोड़ा सा अपने आंसर को इफेक्टिव बनाना चाहता तो कुछ ने डाटा भी दे दिया हो। ये धीरे धीरे आता है, मीन्स कहाँ पर आप डाटा यूज कर सकते हैं, कहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये धीरे धीरे आता है। बट आपको मैं बता देता हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको लिखने के दो ही तरीके होते हैं, आइदर डेफिनेशन और डाटा, और यह होता है हमारा डेफिनेशन प्लस डाटा कंबाइंड फॉर्म में, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट हेडिंग, जिसके बाद बोलते हैं कि रीज़न बिहाइंड स्टेबल बर्निंग। रीजंस, कारण क्या हैं स्टेबल बर्निंग के, क्यों स्टेबल बर्निंग की जा रही है, राइट। तो पहले आपने क्या लिखने पड़ेंगे, कारण लिखने पड़ेंगे। वो लिखने, किसी ने कॉजेज़ भी लिखे होंगे, कॉजेज़ किसका, किसी ने रीज़न लिख रहे थे। हेडिंग आपकी मर्जी, किस टाइप की आप हेडिंग बनाएं, आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, इंट्रोडक्टरी पार्ट तो ये बता दिया, दूसरा बता दिया कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों स्टेबल बर्निंग फार्मर्स कर रहे हैं इतने वाले एरियाज़ में, या इस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, वो आपको पता है। आपने एडिटोरियल के बेसिस, क्योंकि आज का क्वेश्चन ही टोटल एडिटोरियल बेसिस था कि किस तरह से एक स्टेबल बर्निंग के बारे में भी आपको दिया था, राइट। तो आपने क्या लिखा, स्टेबल बर्निंग क्यों हो रही है, नहीं उसके पीछे रीज़न क्या है। तो आपने 3-4 लिखेंगे, या किसी ने फ्लो चार्ट बना के, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने टाइम अपना सेव करना है आपने, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, टाइम पे भी कंप्लीट करना आपका आंसर, और अच्छे पॉइंट्स के साथ भी अपने आंसर को कंप्लीट करना है। 2-3 दिन और करेंगे हम लोग। नवंबर 5 से क्या करेंगे, धीरे धीरे बहुत से जो नए यूजर्स भी हैं वो थोड़े पुराने हो जाएंगे, और सबके उसमें क्या करेंगे, अभी तो हम लोग बेसिक आपके स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे, और हेडिंग्स किस तरह से बना, जैसे ही ये कंप्लीट होता है 5 के बाद, उसके बाद हम लोग पॉइंट्स को रिफाइन करने की तरफ मूव करेंगे। गाइस थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि हम लोग, और क्योंकि आपको थोड़ा मैं देखना चाहता हूं, और थोड़ा सा आपको टेस्ट करना चाहता हूं कि कितना आप लोगों ने कहीं स्ट्रक्चर में कहीं कमी तो नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं, अगर मैं 75 जो यूजर्स हैं उनकी मैं देख ली है कॉपीज़, उन्होंने स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम कर चुका। अब मैंने लास्ट का जो काम रहता है, जो आंसर एनालिसिस का ख़त्म होने वाला जो एंडिंग पार्ट आता है, वो है आपके पॉइंट्स में काम करना, पॉइंट्स को कैसे रिफाइन करना, ग्रामेटिकली एरर तो नहीं है, इन चीज़ों पर काम करना हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, रीजंस ऑफ स्टेबल बर्निंग, आपने बिहाइंड रीजंस बिहाइंड स्टेबल बर्निंग क्या आपने 6 से 7 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट या 6 पॉइंट्स आपने लिख देंगे कि किस कारणों से स्टेबल बर्निंग हो रही है, राइट। जैसे ही आपने इस पॉइंट को लिखा, उसके बाद आपने लिखे होंगे इशूज़, क्योंकि क्वेश्चन में से ही आपका बनता है। देखिए, आइडेंटिफाई द इशूज़ रिलेटेड टू स्टेबल बर्निंग, स्टेबल बर्निंग से रिलेटेड इशूज़ क्या हैं, राइट, वो आपने लिख दिए। आपने यहाँ पर इशूज़ लिख दिए, या आप लिख सकते हैं कि स्टेबल बर्निंग से हो क्या रहा है, इम्पैक्ट ऑफ द स्टेबल बर्निंग आप लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द स्टेबल बर्निंग। तो उसमें आपने वाटर पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, जो आपके पॉल्यूशन, सॉलिड पॉल्यूशन, राइट, ये सारी चीज़ें आप लिख दी। यहाँ पर आपने अगर इशूज़ नहीं लिखना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इम्पैक्ट ऑफ द स्टेबल बर्निंग, राइट, इम्पैक्ट ऑफ द स्टेबल बर्निंग। तो जैसे आपने इम्पैक्ट ऑफ द स्टेबल बर्निंग हेडिंग बनाई, तो उसके अंदर आपके 5 से 6 पॉइंट्स आपने लिख लिए, राइट। उसके बाद आप क्या देंगे, जैसे आपने इनका इम्पैक्ट बताई, देखिए रीज़न बता दिए, इम्पैक्ट बता दिए, उसके बाद आएगा कन्वर्जन ऑफ क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट अगर आप देखते हैं तो डायरेक्टली उसमें आता है कि मेंशन हाउ इफेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग कैन कन्वर्ट द क्राइसिस ऑफ स्टेबल बर्निंग इनटू अपॉर्चुनिटी, राइट। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, जो हिंदी माध्यम के लिए है। इस बात पर ध्यान देखिए, प्रभावी नीति नियोजन किस तरह से मल के जल के संकट को अवसर में बदल सकता है, राइट। तो आपने लिखा होगा कन्वर्जेंस ऑफ क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, या आपने जो भी हेडिंग बनाई, क्योंकि मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप हेडिंग बनाएं तो ऑलवेज क्वेश्चन में से ही बनाएं। तो ये क्या आपका टाइम सेव करता है, क्योंकि देखिए अभी तो आप फ्री माइंड से आप आंसर लिख रहे होते हैं, राइट। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो कितनी नर्वसनेस होती है, और उस टाइम चीज़ें याद नहीं आती। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि शॉर्ट जो ये एक सिंपल रूट आपको फॉलो करना चाहिए, और रोज़ रोज़ फॉलो करना है तो आपको आदत सी बनी रहती है, राइट। तो आपने क्या लिखते होंगे, इसमें पॉइंट्स लिख देंगे किस तरह से एक इफेक्टिव प्लानिंग है वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर सकते हैं। इसमें 6 से 7 पॉइंट आपने लिखे होंगे। बेसिकली आपके अंदर इसमें क्या लिखने थे, बहुत सारे जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट से स्टेबल बर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें की हैं, उस चीज़ में आपने ध्यान देगा। नई टेक्नोलॉजीज़ को आपने इसमें एग्जाम्पल देने थे, पॉइंट के साथ साथ क्या देना था आपने इसमें एग्जाम्पल भी देने थे, किसी स्टेट ने कैसा स्टेबल बर्निंग में काम किया है, गवर्नमेंट क्या क्या टेक्निक्स ला रही हैं, राइट, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने किस तरह से काम किया है, कर रही है, वो सारी चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी थी। इसके अलावा
इसने के अलावा क्या लिखना था आपने, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की गवर्नमेंट ने स्टेबल बर्निंग के लिए क्या क्या काम कर रखा है, राइट। इसमें आप स्कीम्स लिख सकते हैं या जो भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लाई है उसके बारे में। सॉरी फॉर फंबल, थोड़ा सा मैं बीमार होने के कारण थोड़ा सा मैं इस टाइप का दिक्कत आ रही है मेरे को, क्योंकि ट्रैवलिंग के कारण मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें आपने इंक्लूड कर दीजिए, कर रखे होंगे कि किस तरह से आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, राइट। तो इतना हो जाता आपका आंसर। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना था। कंक्लूजन ऑलवेज आप कहता हूँ कि मैं ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए या आपके होने चाहिए फ्यूचरिस्टिक, राइट। ऑप्टिमिस्टिक प्लस फ्यूचरिस्टिक आपका कंक्लूजन लिखते हैं तो बेटर हो सकता है, आपका आंसर बेस्ट बन जाता है। अगर कोई टाइम नहीं बच रहा है और आपके पास स्पेस नहीं है तो अवॉइड कीजिए, बट मैं ऑलवेज कहता हूँ कि अगर आप कंप्लीशन कर दिए, ऑलवेज कहता हूँ कि केक चेरी ऑन द केक, राइट। तो इससे क्या हो जाता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है आपका आंसर, बेस्ट दिखता है, कंप्लीट आंसर दिखता है। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो एनालिसिस होती है एक आंसर की, जो आज का क्वेश्चन आपको दिया था, जो डेली के बेसिस पे आप पीआर वैल्यूएशन आपको प्रोवाइड करता है और आपका आंसर चेक कर सकता है। तो गाइस अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं डेली के बेसिस पे। मेरे साथ इस आंसर को चेक कीजिए, अपनी कॉपीज निकालिए तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। तो चलिए आप लेक्चर के हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ को, कि किस तरह से उन्होंने आंसर लिख रखे हैं, राइट, ताकि आप भी देख सकें कि किस तरह से हुआ और क्या क्या उन्होंने गलतियां कर रखी हैं, उनकी गलती को हाईलाइट करेंगे और देखेंगे कि और वो अपने आंसर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। देखिए एक कॉपी आती है मेरे पास, उसमें कॉपीज़ में देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेबल बर्निंग इज द एक्ट ऑफ सेटलिंग। सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या कर दिया, डेफिनेशन आपको दे दी कि स्टेबल बर्निंग क्या होती है, उसकी एक डेफिनेशन दे दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रिसेंट गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं स्टेबल बर्निंग के खिलाफ, वो सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी। ये ठीक हो सकता है कि इस तरह का भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैं बेसिकली यहाँ पर देखता हूँ कि स्टेबल बर्निंग से हुआ क्या है, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी थी, नहीं तो बेटर है। इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका क्या होता है, कंप्लीट होता है। जिसने भी डेफिनेशन लिख रखी है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका अच्छा है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इनके बाद ये डायरेक्टली पहुंच जाती हैं इशूज़ रिलेटेड टू स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग से रिलेटेड इशूज़ क्या है, तो क्वेश्चन के सीधे सीधे इंट्रोडक्टरी पार्ट से कहाँ पहुंच गई, इशूज़ तक पहुंच गई। और जैसे इन्होंने क्या लिख रखा है, इसमें बहुत सारे जो ये पैराग्राफ लिख रखे हैं इनको ये अवॉइड कर सकती है। इनको क्या करें, जब भी इस टाइप के कोई पॉइंट्स लिखें तो आप उसको क्या करने की कोशिश करें, क्रिस्प और छोटा। देखिए जिसमें CO2 है, मीथेन्स हैं, इस टाइप को क्या कर सकते हैं, छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, राइट। इसको छोटा क्रिस्प, जब भी आप पॉइंट्स देखिए, अभी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जब आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको थोड़ा टाइम हो जाएंगे, आप 10 से 12 आंसर लिख लेते हैं। उसके बाद ऑलवेज अपने आंसर को क्रिस्प बनाने की कोशिश कीजिए, वो आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा और आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी दिखने को, क्योंकि मोर डायमेंशंस आप कवर कर सकते हैं लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। और यूपीएससी की डिमांड भी यही रहती है कि जितने ज़्यादा डायमेंशंस आप कवर कर सकते हैं उतना बेटर आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग इनकी हेडिंग बात कर लेते हैं। हेडिंग क्या आनी चाहिए यहाँ पर, इन्होंने रीज़न बिहाइंड द स्टेबल बर्निंग, तो स्टेबल बर्निंग क्यों की जाती है उसके रीजन्स इन्होंने लिख नहीं रखे हैं, तो ये इन्होंने लिखना चाहिए था, राइट। फिर यहाँ पर क्या बन सकता था, ये हमने उसके बाद एक गलती तो हमारी बता दी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक है, उसके बाद एक हेडिंग से इन्होंने छोड़ रखी है या खा रखी है। उसके बाद है इन्होंने क्या लिख रखा है, इशूज़ रिलेटेड टू स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग या कह सकते हैं आप यहाँ पर इशूज़ ना लिख के आप क्या लिख दें, इम्पैक्ट लिखें, इम्पैक्ट ऑफ द स्टेबल बर्निंग, राइट। इम्पैक्ट जैसे लिखेंगे तो आप लिख रखा है एयर पॉल्यूशन, लैक ऑफ इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन या एडवर्स इम्पैक्ट, लॉस या इशूज़ आप लिख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इम्पैक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड कर रखे हैं, राइट। बट इन्होंने पॉइंट्स को क्या कर सकते थे, ये क्रिस्प बना सकते थे और अच्छा आंसर ये लिख सकती थी, राइट। उसके बाद उन्होंने देखिए इतने बड़े बड़े इशूज़ लिख रहे हैं, इनको छोटा है क्रिस्प फॉर्म में लिख सकती थी। एक क्वेश्चन का एक पॉइंट साफ बन सकता था, इशूज़ फार्मिंग फेसेस, राइट। ये पॉइंट्स और अच्छे हो सकते थे। देखिए अभी इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है तो अभी डेली अभी उसके बेसिस पे आंसर एक बेटर आंसर लिखेगा, क्योंकि 3 से 4 दिन हुए हैं जो भी इनकी कॉपी, काफ़ी नए यूजर्स हैं तो इनकी कॉपीज़ देख सकते हैं। तो ये सारी गलतियां करके तो आपको भी ये डेली के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको भी इसमें इंप्रूवमेंट, क्योंकि हम लोग हर पेड यूजर्स को एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की तरह देखते हैं कि एक कोचिंग की तरह भीड़ चाल में नहीं, 30 से 40 राइट 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं और उनको पढ़ाया जा रहा है, राइट। इस तरह से नहीं चलता, हम लोग पर्टिकुलर एक स्टूडेंट फोकस करते हैं ताकि वो इंप्रूवमेंट करे, उनकी हर कॉपीज़ को पर्टिकुलरली वॉइस नोट प्रोवाइड किया जाता है।
अब इसके बाद क्या करना था, इन्होंने सॉल्यूशन दे सकती थी, बट सॉल्यूशन उन्होंने बहुत कम सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकते थे, वो चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करनी थी, राइट। सॉल्यूशन में अच्छे पॉइंट्स हो सकते थे। इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स, उन्होंने फिर इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स क्या होता है उस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। यूजिंग स्ट्रॉ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देखिए इसके अंदर अच्छे पॉइंट्स और हो सकते थे, नहीं तो इन्होंने पॉइंट्स जो इंक्लूड करेंगे ठीक हैं, राइट। बढ़िया आंसर लिख रखा है, एक अच्छा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आंसर दिखता है, और थोड़ी कोई जो हेडिंग्स हैं वो मिस कर रखी हैं, तो मीन्स एक प्रॉपर आंसर अगर आपको कहूँ वो नहीं देखने को मिलेगा, बट एक शुरुआत के दौर पर अगर आपने आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट किया है तो उसके लिए अच्छा आंसर है। देखिए अब मैं एक पेड यूज़र की कॉपी दिखाता हूँ, जो हमारे पुराने यूजर्स हैं जिनकी जो एनालिसिस करते हैं डेली के बेसिस पे, राइट, जो डेली के बेसिस पे आंसर लिखते हैं, तो ये है हमारे पास एक कॉपी आती है, इसका आंसर देखते हैं, हमारे पुराने यूजर्स हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्टिव पार्ट में इन्होंने क्या करा, डेफिनेशन दिवाई की स्टेबल बर्निंग क्या होती है, फिर देखिए डायरेक्टली कहाँ पहुँच गए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने एग्जांपल भी की, दिल्ली आंसर इज वेरी रेयर ऑन सेट ऑफ द विंटर, राइट। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा डिटेल भी दे रखी कहाँ पर स्टेबल बर्निंग सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, गुड। तो इंट्रोडक्टिव पार्ट में इन्होंने कंप्लीट कर रखा है, राइट। उसके बाद आता है हमारा कॉजेज़, कॉजेज़ में जिसकी बात कर रहा था, जो सेकंड हेडिंग हो सकती थी, कॉजेज़ ऑफ स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग के लिए उसके कॉजेज़ क्या हैं, राइट, तो उन्होंने कॉजेज़ भी लिख दिए, राइट, 3 से 4 पॉइंट्स लिख दिए, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता। कॉजेज़ में आपने हाईलाइट करना है कि ये कारणों के कारण स्टेबल बर्निंग हो रही है, राइट। फिर इशूज़ लिख देने होंगे, इशूज़ रिलेटेड टू स्टेबल बर्निंग, इन्होंने इशूज़ लिख दिए, राइट। एयर पॉल्यूशन, लैक ऑफ एक्टिव, देखिए ये है पॉइंट्स को क्रिस्प बनाना, बहुत नीट एंड क्लीन ये पॉइंट्स इन्होंने क्रिस्प बना दिए हैं, और बिल्कुल अच्छे से आंसर दिख भी रहा है, राइट। तो अच्छे पॉइंट्स बना दिए हैं और हाईलाइट कर दिया अपने पॉइंट्स को, राइट। तो इस तरह से आप आंसर भी लिख सकते हैं, ये पुराने यूजर्स हैं तो बहुत अच्छा आंसर लिखने लगे हैं, राइट। तो ये बहुत बढ़िया आंसर लिख रहा है। इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर। अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आती है इफेक्टिव पॉलिसी मेजर टू कन्वर्ट क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज़, राइट। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख रखी हैं, ये पॉइंट्स इन्होंने लिख रखे हैं। वेस्ट डिकम्पोजर, कन्वर्टिंग कवर सब्सटेंस टू बायोडिग्रेडेबल कटलरी, ये सारी चीज़ें पॉइंट लिख रखे हैं। उसके बाद आता है स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप ले रखे हैं, राइट, ये सारी चीज़ें लिख रखी है। नीड ऑफ द आवर मीन्स वही सॉल्यूशन के अंदर आपके आ जाता है, और यूटिलाइजिंग क्रॉप। उसके बाद लास्ट में आपको पता ही है क्वेश्चन में कंक्लूजन होना चाहिए। देखिए हर कोई जो पुरानी यूजर्स हैं ऑलवेज जो कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को एंड करते हैं। परफेक्ट आंसर है, एक बहुत अच्छा आंसर है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी सारी चीज़ों को इन्होंने फुलफिल किया है, बहुत अच्छा आंसर। इस तरह से आप लोग भी लिखते रहिए आंसर, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज़। तो वीडियो को हम लोग यहीं पर एनालिसिस को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।